अच्छा, ये हमारी क्लास लास्ट वीक रह चुकी थी। इंग्लिश से रिलेटेड। जर्नल ग्रामर में हमने जो है ना प्रेपोजिशन पढ़ा था, पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो यहाँ तक हमने आई थिंक सो किया था लास्ट वीकेंड में। राइट इन आपको बताया था ये किस सेंस में यूज होता है। ये प्रेपोजिशंस, ये फ्रेजल वर्ब से मैंने ऑलरेडी आपको ऐसे भी पढ़ा दिए। बट यहाँ पे फिर रिवीजन हो जाएगी। कॉल ऑन का क्या मतलब होता है? टू पे अ विजिट। किसी जगह को जो है ना विजिट वगैरह करना। या जो है ना क्या, सॉरी, किसी पर्सन को, समवन को। और कॉल एट का क्या मतलब होता है? किसी प्लेस को विजिट करना। तो ये आपने ध्यान देना है। कॉल ऑन का क्या मतलब है? टू पे विजिट टू समवन। जुमला क्या है? अहमद इज प्लानिंग टू कॉल ऑन असलम दिस फ्राइडे। मतलब अहमद प्लान कर रहा है कि वो किसको विजिट करेगा, किससे मिलने जाएगा? असलम से। तो असलम क्या है? समवन है, पर्सन है। तो इस सेंस में ये यूज होता है कॉल ऑन। ये मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया। कॉल ऑफ का क्या मतलब होता है? टू कैंसिल द इवेंट। किसी भी चीज को, इवेंट को, कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी चीज हो, उसको कैंसिल करना। कैंसिल का मतलब होता है फिर वो दोबारा नहीं होता है। ये पोस्टपोन और कैंसिल का फर्क आपको समझाया भी था। कॉल ऑफ। अहमद इज प्लानिंग टू कॉल ऑफ द स्ट्राइक। जो प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा है, स्ट्राइक हो रहे हैं, ये उसको कैंसिल करने के चक्कर में है कॉल ऑफ। ठीक है। कॉल फॉर का क्या मतलब होता है? कॉल के साथ, अभी देखो, हे वर्ड वही कॉल, इसके साथ हम प्रेपोजिशन चेंज करते जा रहे हैं, इसका मतलब चेंज होता जा रहा है। इसको ही बोला जाता है फ्रेजल वर्ब। ऑन लगा तो इसका मतलब था कि वो किसी को विजिट कर रहा है। ऑफ लगा तो इसका मतलब है कि कैंसिल के सेंस में। और कॉल फॉर लगा तो क्या होता है? मतलब टू डिमांड, किसी भी चीज की डिमांड करने को बोला जाता है कॉल फॉर। द फ्लड विक्टम्स आर कॉलिंग फॉर हेल्प। मतलब वो मदद के लिए डिमांड कर रहे थे कि हमारी मदद कीजिए। ठीक है। तो ये कॉल के तीन वेरी इंपॉर्टेंट यूजेज होते हैं फ्रेजल वर्ब में। ये मेड ऑफ एंड मेड फ्रॉम, ये भी हमने वहां प्रेपोजिशन वाली क्लास में अच्छे तरीके से सीखा हुआ है। फिर जल्दी जल्दी में रिवीजन करवा देता हूँ। मेड ऑफ क्या होता है? कि वो थिंग्स जो सेम अपीयरेंस हो या ओरिजिनल मटेरियल उनका सेम रहे। जिससे मैंने आपको बताया था, बेसिक मटेरियल चेंज ना हो। द चेयर इज मेड ऑफ वुड। ठीक है। तो वुड से तो चेयर को बनाया गया है, बट अगर अगर चेयर को जो है ना आप जो लकड़ी से बनी हुई है चेयर्स, उसको तोड़ेंगे तो वो वुड में कन्वर्ट हो जाएंगी। ओरिजिनल मटेरियल सेम है उनका। जैसे द टॉय इज मेड ऑफ रबर। तो वो भी जो है ना खिलौने वगैरह होते हैं, वो भी रबर के बने हुए होते हैं। तो वो उनका बेसिक जो मटेरियल होता है वो भी सेम ही रहता है। पढ़ाया हुआ है भाई। पढ़ाया हुआ है, मुझे याद है। नहीं नहीं, ये मैंने प्रेपोजिशन में पढ़ाया था आपको। मेड ऑफ, इसकी हमने कोशिश भी की थी कि द चेयर इज मेड ऑफ द, कौन सा था? द ब्रेड इज मेड ऑफ व्हीट। मुझे जुमला भी याद है। ठीक है। बट फिर मैं बता रहा हूँ ना, अभी रिवीजन करवा रहा हूँ। वो आप लास्ट क्लास इंग्लिश वाला देखेंगे ना, उनकी प्रेपोजिशंस में मैंने पढ़ाया है। मेड ऑफ क्या होता है? जब बेसिक मटेरियल चेंज ना हो, ओरिजिनल ही रहे। उसका एग्जांपल क्या है? द चेयर इज मेड ऑफ वुड। तो जो चेयर बनाई गई है वो वुड से बनाई गई है, लकड़ियों से बनाई गई है। तो अभी आप देखेंगे चेयर में आपको वो वुड या लकड़ियां नजर आएंगी। वो बेसिक मटेरियल जिससे बनी हुई है वो सेम ही है। यहाँ अगर आप चेयर को तोड़ते हैं तो वो वुड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये क्या हो रहा है? मेड के साथ ऑफ तब लगता है जब बेसिक मटेरियल चेंज नहीं होता है, मतलब ओरिजिनल मटेरियल रहता है। मेड फ्रॉम कब लगेगा? जब सारी चीज डिफरेंट हो जाएंगी। ओरिजिनल मटेरियल जो यूज किया गया था उस चीज को बनाने में, वो अभी बिल्कुल चेंज हो गया है। ठीक है। तो इसलिए इसके साथ, मेड के साथ, फ्रॉम लगाया जाता है। द पेपर इज मेड फ्रॉम वुड। तो चेयर को भी वुड से बनाया जाता है। आपने सुना होगा करेंसीज के नोट होते हैं, पेपर होते हैं, इसको भी बोलते हैं कि वुड से बनाया जाता है। बट अभी आप पेपर को वुड नहीं बना सकते। समझ रहे हैं बात? पेपर को आप दोबारा वुड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल मटेरियल चेंज हो चुका है। ओरिजिनल मटेरियल था वुड। वुड से पेपर को बनाया गया। बट अभी आप पेपर को वुड के फॉर्म में यूज नहीं कर सकते या वुड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। चेयर को आप वुड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि चेयर को अगर आप तोड़ेंगे तो वो वुड बन जाएगी। बट पेपर कभी भी वुड नहीं बनेगा। जब ओरिजिनल मटेरियल डिफरेंट हो जाए या चेंज हो जाए,
तो उसके साथ मेड के साथ फ्राम लगाई जाती है। ठीक है, ये दो मेड के साथ प्रेपोजिशंस आते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी लास्ट क्लास अगर आप देखेंगे प्रेपोजिशन उसमें डिटेल में समझाया था। यहाँ पे फिर वो जो है ना वो करवा दिया रिवीजन। ये देखें, द वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स। बोला जाता है ना कि जो शराब होती है, अल्कोहल होता है, उसको अंगूरों से बनाया जाता है, उनके पानी से बनाया जाता है। बट बेसिक मटेरियल क्या है? ग्रेप्स है। बट जब वाइन बिल्कुल बन चुका है तो आप उसको अंगूरों में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ग्रेप्स में कभी भी कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो एक अलग डिफरेंट चीज हो गई। तो ओरिजिनल मटेरियल जब चेंज हो जाएगा, वो आपने सेंटेंस दे के देखना है कि ओरिजिनल मटेरियल चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पे आपको सिंपल समझ आ रहा है कि द चेयर इज मेड ऑफ वुड। चेयर वुड से अगर बनाई गई है, तो अभी चेयर को अगर आप तोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वुड बन जाएगा। बेसिक मटेरियल चेंज नहीं हुआ है, नजर आ रहा है। यहाँ जो खिलौने वगैरह हैं उनको रबर से बनाया जाता है और वो रबर की शेप में ही होते हैं। तो क्या है, ये बेसिक मटेरियल या ओरिजिनल मटेरियल सेम है। तो तब मेड के साथ ऑफ लगाई जाती है। और जब बेसिक मटेरियल या ओरिजिनल मटेरियल चेंज हो जाए तो उस टाइम मेड के साथ फ्रॉम प्रेपोजिशन लगाई जाती है। ठीक है, जैसे इनके दो मैंने सेंटेंसेस भी आपको पता है, द पेपर इज मेड फ्रॉम वुड। अभी आप पेपर को वुड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, या वाइन को आप दोबारा ग्रेप्स की फॉर्म में नहीं ला सकते। तो ये क्या है? बेसिक मटेरियल या ओरिजिनल मटेरियल चेंज हो चुका है, तो तब मेड के साथ फ्राम लगाया जाता है। ठीक है, ये दो आपने याद रखने। ये भी हमने डिस्कस किए हुए थे, कंपेयर्ड विथ एंड कंपेयर्ड टू। ठीक है, कंपेयर्ड विथ कब होता है? जब दो चीजों का कंपैरिजन जो आप कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए, उनका टाइप सेम होगा तो कंपैरिजन विथ होगा। और कंपेयर्ड टू कब होगा? जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में डिफरेंट टाइप के होंगे। एग्जाम्पल क्या है? द रिच चिल्ड्रेन ऑफ यूरोप कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद द पुअर चिल्ड्रेन ऑफ अफ्रीका। तो यहाँ पे कंपैरिजन किन का हो रहा है? चिल्ड्रेन्स का हो रहा है, कि एक तरफ रिच चिल्ड्रेन्स हैं और दूसरी तरफ पुअर चिल्ड्रेन्स हैं। तो ये दोनों सेम टाइप है। क्या है? सेम टाइप है, इसलिए इसके साथ विथ लगाया जाएगा। क्लियर है? और जब क्या होगा, डिफरेंट टाइप्स यूज होंगे तो कंपैरिजन के साथ टू लगाया जाएगा। कैसे? द क्वालिटी ऑफ टीचिंग कैन नॉट बी कंपेयर टू द बुक्स वी स्टडी। अभी किन चीजों का कंपैरिजन हो रहा है? एक हो रहा है द क्वालिटी ऑफ टीचिंग का, कि टीचिंग की क्वालिटी का। और किसके साथ हो रहा है कंपेयर? बुक्स वी स्टडी। अभी पढ़ना, स्टडी करना, बुक को अलग चीज है, टीचिंग की क्वालिटी अलग चीज है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो इनके साथ हम क्या लगाएंगे? कंपेयर्ड के साथ टू लगाया जाएगा। ठीक है? क्योंकि जब डिफरेंट टाइप्स की कंपैरिजन हो तो उनके साथ टू लगाया जाता है, और सेम टाइप का कंपैरिजन हो तो उनके साथ विथ प्रेपोजिशन लगाई जाती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये भी मैंने पढ़ाया था। ये भी हमने पढ़ा था ब्लाइंड। फिर दोबारा इनको भी रिवाइज करते हैं। ब्लाइंड के साथ हमेशा जब कोई बंदा आई से ब्लाइंड हो, ये आपने याद रखना है। जुमले में वो आपको देगा जिसको फिजिकल ब्लाइंड भी कहा जाता है। आई से अगर कोई ब्लाइंड है तो उसके साथ हमेशा इन प्रेपोजिशन आएगी, कोई और नहीं आएगी। ही इज ब्लाइंड इन वन आई। ठीक है, ऑफ नहीं लगाना है। आपको सेंटेंस में वो देगा, अगर आपको आईज का वर्ड देता है तो आपने समझ जाना है ये फिजिकल ब्लाइंड है, और आपने उसके साथ हमेशा हमेशा इन प्रेपोजिशन लगानी है। ही इज ब्लाइंड इन वन आई। ठीक है, तो ये फिजिकल इनएबिलिटी टू सी है। दूसरा, हम बोलते हैं ना कि भाई ये अपने कामों से भी अंधा है। ठीक है, तो वो मेंटल कंडीशन हम बताते हैं किसी को, वो अंधा नहीं होता, बट वो अपने डिसीशंस को लेके, अपनी जजमेंट्स को लेके अंधा होता है, या अपने फैसलों को लेके। तो उस सेंस में ब्लाइंड के साथ टू प्रेपोजिशन लगाई जाती है। अभी इसको कैसे समझना है? ये क्या है? मेंटल है, इनएबिलिटी टू जज। कुछ लोग होते हैं ना, अंधे होते हैं, अपनी जो है ना बातें नहीं देखते या अपने काम नहीं देखते। हम कहते हैं ना भाई अपने कामों पे ध्यान दो, अपने कामों से जो है ना अंधा नहीं बनो। ये क्या होता है कि वो अंधा नहीं होता, बट हम उसको जो है ना वो देख कर देखते हैं कि वो जज करने में अंधा है बिल्कुल। उसके पास वो क्वालिटी नहीं है। तो क्या है? सम पेरेंट्स आर ब्लाइंड टू द फॉल्ट्स ऑफ देयर चिल्ड्रेन। यहाँ पे देखें कि ये कहाँ है, जुमला क्या कह रहा है कि कुछ जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के फाल से अंधे होते हैं। ऐसा ही होता है ना हमारी सोसाइटी में। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे वो पेरेंट्स ब्लाइंड जो है ना, फिजिकली ब्लाइंड नहीं है, बट मेंटली ब्लाइंड है। कि वो अपने बच्चों के जो फॉल्स हैं वो तो नहीं देख रहे, बट दूसरों को कह रहे हैं। तो ये क्या होता है? इस सेंस में ब्लाइंड के साथ टू प्रेपोजिशन लगाई जाती है।
बस सिंपली याद रखना है, जब भी सेंटेंस में आई का वर्ड आ गया, जब भी वो जाहिर है फिजिकल बात करेगा, अगर कोई फिजिकल ब्लाइंड है तो वो आई का वर्ड देगा। तो उस सेंस में आपने इन प्रेपोजिशन लगानी है। अगर आई वगैरह का सेंस नहीं आ रहा है तो फिर ब्लाइंड के साथ टू प्रेपोजिशन लगाई जाती है। ये आपने ध्यान देना है। जैसे ये जुमला भी आपको बता दिया कि द सम पेरेंट्स आर ब्लाइंड टू द फॉल्ट्स ऑफ देयर चिल्ड्रेन, कि वो अपने बच्चों के फाल से, गलतियों से अनअवेयर होते, उन्हें पता नहीं होता, वो उनको जज नहीं कर पाते और दूसरों को कहते। बट यहाँ पे इस सेंस में वो ऐसा नहीं है कि वो फिजिकली ब्लाइंड है, बट वो जज करने में या उनके पास इतनी अवेयरनेस मौजूद नहीं है कि वो अपने बच्चों के गलतियों को देख सकें। तो इस सेंस में ब्लाइंड के साथ टू प्रेपोजिशन लगाई जाती है। क्लियर हुआ? ब्लाइंड इन एंड ब्लाइंड टू। ये ब्लाइंड के साथ दो आते हैं, बट ये इन वाला बहुत पेपर में भी आता है, यूजफुल भी होता है। फिर क्या प्रेपोजिशन है? पार्ट फ्रॉम एंड पार्ट विथ। ये दो प्रेपोजिशन भी आपने जहन में बिठानी है। ये शायद हमने पहले नहीं पढ़ी है, यहाँ पे आपने गौर करना है। पार्ट के साथ फ्रॉम भी लगाई जाती है, पार्ट के साथ विथ भी लगाई जाती है। कब फ्रॉम लगाएंगे, कब विथ लगाएंगे? इसका क्या मतलब होता है? पार्ट का जुदा होना। अभी समझना है। पार्ट के साथ फ्रॉम तब आएगी जब कोई पर्सन से जुदा होगा। ठीक है। पार्ट फ्रॉम तब होगा कि व्हेन समवन गेट सेपरेटेड फ्रॉम अ पर्सन, कोई किसी पर्सन से जुदा हो रहा है तो पार्ट के साथ फ्रॉम लगाया जाता है। ये आपने याद रखना है। ही वाइजली पार्टेड फ्रॉम हिज बेड फ्रेंड्स, कि वो बहुत ही एहतियात से, ध्यान से अपने जो उसके बुरे दोस्त थे उनसे साइड पे हो गया या जुदा हो गया, सेपरेट हो गया। तो ये किससे जुदा हुआ है? बेड फ्रेंड से। और बेड फ्रेंड्स क्या है? पर्सन से, पीपल से, लोग हैं। ठीक है। तो तब हम लगाएंगे पार्ट के साथ फ्रॉम प्रेपोजिशन। ये आपने याद रखना है। पार्ट के साथ विथ प्रेपोजिशन भी आती है, ये वेरी यूजफुल प्रेपोजिशन से पेपरों में आते हैं। पार्ट के साथ विथ कब आता है? कि जब कोई सेपरेट होगा किसी चीज से। ठीक है। कोई कुछ पर्सन्स होते हैं, उनकी कोई चीज उनसे छीन ली जाती है, तो वो क्या होते हैं? किसी चीज से सेपरेट होते हैं। तो आपने ध्यान देना है कि अगर कोई बंदा किसी पर्सन से जुदा हो रहा है, सेपरेट हो रहा है, तो उसके साथ फ्रॉम प्रेपोजिशन पार्ट के साथ लगाई जाएगी। अगर कोई किसी थिंग्स से, किसी चीज से सेपरेट हो रहा है तो उसके साथ विथ लगाएंगे। जुमला देखिएगा। द ग्रेडी मैन के नॉट पार्ट विथ हिज वेल्थ। ठीक है। कि जो लालची बंदा है वो अपनी दौलत से जुदा नहीं रह सकता। तो वेल्थ क्या है? कोई थिंग है, कोई पर्सन नहीं है। क्या है? ये थिंग्स में आती है वेल्थ। और जो ग्रेडी मैन है वो किससे सेपरेट नहीं हो सकता? वेल्थ थे। जो वेल्थ है, दौलत है, तो ये क्या चीजें? ये थिंग्स में आते हैं। पीपल नहीं है, पर्सन नहीं है, नाउन नहीं है, वो लिविंग थिंग नहीं है। ठीक है। तो वेल्थ किस में आती है? थिंग्स में आती है। तो वो जब थिंग्स का सेंस आएगा तो पार्ट के साथ विथ प्रेपोजिशन लगाई जाएगी। ठीक है। बात और इनका मतलब दोनों का सेम होगा, जुदा होना। सही है। बट जब कोई पर्सन से जुदा होगा, पार्ट फ्रॉम। अगर कोई किसी थिंग से जुदा होगा, पार्ट विथ लगाया जाता है। ये दो पार्ट के भी आपने याद रखने हैं। तो यहां तक करते हैं ये वाली, जो हमारी ग्रामर वाला पोर्शन था तो ये भी प्रेपोजिशन वाले हमारे में आता है, बट ये सीक्वेंस वाइज हम करते हैं। उसके बाद कुछ सिनोनियम एंटोनियम्स भी करते हैं। यहां तक हमने किए थे, एंटोनियम्स कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, द एंटोनियम ऑफ सिनाइल। सिनाइल बोला जाता है लेजी को, या इसको आप समझ लें, उर्दू में समझें, सिनाइल सुकून के सेंस में। किस सेंस में? सुकून के सेंस में। ये इसका मतलब है। सिनाइल का सुकून में हो, जो है ना, क्या कहते हैं, लेजी हो, सुस्त हो, आरामदा हो, कंफर्टेबल में हो, कंफर्ट जोन में हो, तो उसके लिए यूज किया जाता है। तो इसका एंटोनियम क्या होगा? एंटोनियम होगा अलर्ट हो। अलर्ट हो, बहुत ही चुस्त हो, वाचफुल हो। ठीक है। तो सिनाइल आपने याद रखना है। अगर जब भी आ जाए तो सिनाइल को आपने वो उर्दू वाले सेंस में देखना है कि ये सुकून के सेंस में, और इसका जिद क्या होगा? अलर्ट होगा। ठीक है। ये आपने याद रखना है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये भी पेपर में इंपॉर्टेंट है, ये काफी दफा कॉपी पेस्ट हो चुका है। इनऑर्डिनेट। इनऑर्डिनेट का क्या मतलब होता है? बहुत ही ज्यादा, मच मोर, इस सेंस में होता है। ठीक है। इनऑर्डिनेट बहुत, किसी भी चीज में बहुत ही एक्सेस हो, मच हो, मोर हो। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम होगा मॉडरेट।
बीच वाली सतह पे हो, ठीक है। तो इनऑर्डिनेट जब भी आ जाए तो ये डायरेक्ट एसपीएससी के वन पेपर्स में कॉपी पेस्ट होते हैं, तो आपने ध्यान देना है बस। ये इसका मैंने तो इसका मतलब ही बता दिया, बट ये एंटोनिम के ही फॉर्म में आपको आ सकता है जब भी कॉपी पेस्ट होगा। तो इनऑर्डिनेट जब भी आए इसका एंटोनिम तो क्या होगा, मॉडरेट होगा। ये वेस्टफुल, ये सब क्या चीजें, एक्सेस, एक्सेस के सेंस में, मच मोर में। ये वीओ 2023 में एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट हुआ था, बता रहा हूँ ये वाला एंटोनियम ऑफ ल्यूसिड। ठीक है, वीओ 2023 एनिमल हस्बेंड्री के पेपर में कॉपी पेस्ट हुआ था यहाँ से, ये एंटोनियम दिखाता भी हूँ। एंटोनियम ऑफ ल्यूसिड, ल्यूसिड का क्या मतलब होता है, जो चीज क्लियर हो। पहले भी बताया है आपको एक दफा, क्लियर, क्लियर हो, एविडेंट हो, ऑब्वियस हो, एक्सप्लिसिट हो, ये तीनों इसके सिनोनिम्स से ल्यूसिड के। जो चीज जो है ना साफ सुथरी हो, क्लियर हो, उसके सेंस में ये वर्ड यूज होता है ल्यूसिड। तो अभी इसका पूछ रहा है एंटोनियम, एंटोनियम क्या होगा, वेग होगा। वेग का क्या मतलब होता है, जो चीज नॉट क्लियर, जो चीज क्लियर ना हो, धुंधली हो, ठीक है, उसको वेग कहा जाता है। ये आपने याद रखना है, और ये सेम कॉपी पेस्ट हुआ था 2023 में। ये अभी आपको आया है, दिखा भी देता हूँ। वेटनरी ऑफिसर के पेपर में ये कॉपी पेस्ट था। ये देखें, ये आ भी गया। 28 नंबर क्वेश्चन, द एंटोनियम ऑफ ल्यूसिड। सेम ऑप्शन देखें, ऑप्शन भी चेंज नहीं किए थे एसपीएससी ने। एविडेंट जो आपको वहां पे दिखाया, ओबवियस, एक्सप्लिसिट, ये तीनों इसके सिनोनिम्स हैं जिनका मतलब होता है क्लियर। और इसका क्या पूछ रहा है, एंटोनियम पूछ रहा है, जिद पूछ रहा है। लास्ट ऑप्शन में देखें वेग फिर दिया हुआ है। वेग का क्या मतलब होता है, जो चीज धुंधली हो, क्लियर ना हो। ल्यूसिड क्या होता है, क्लियर होता है। तो ये आपने याद रखना है, सेम कॉपी पेस्ट था यहाँ से। इलेटेड, इलेटेड वर्ड का क्या मतलब होता है, खुशी होता है, जॉय होता है, हैप्पी होता है, ठीक है, इलेटेड। बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देख लेते हैं इसको। तो इसका जिद क्या होगा, जिद इसका होगा सेड। ठीक है, ये आपने याद रखना, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉपी पेस्ट ये नहीं हो सकता इतना। जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बताता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, और वो आपने याद रखने, वो हो जाते हैं, और वो डिफरेंट पेपर्स में हुए हैं। द एंटोनिम ऑफ डेनिग्रेट, ये भी आपने याद रखना है। डेनिग्रेट को आपने समझना है डिक्रीज के सेंस में, ठीक है, कि कोई चीज खत्म होने के सेंस में जो होती है वो होती है डिक्रीज हो, डैमिनिश हो, ठीक है, डैमिनिश। तो वो डेनिग्रेट, डी से आपने ये याद रखना है। तो इसका एंटोनियम क्या होगा, तो इसका जिद अब होगा बूस्ट के सेंस में। ठीक है, कि कोई चीज, बूस्ट का क्या मतलब होता है, इंक्रीज होना। कोई चीज बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। तो डेनिग्रेट बोला जाता है डिक्रीज को, डेमिनिश को। तो इसका जिद क्या होगा, बूस्ट होगा। और ये भी काफी दफा एसपीएससी में आ चुका है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। यह भी आपने याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, द एंटोनियम ऑफ मेमथ। एंटोनियम ऑफ मेमथ का क्या मतलब होता है, इसका, इस वर्ड का मतलब होता है बिग। मेमोथ का मतलब होता है बिग, ह्यूज, ठीक है, गेंट, ये सारे इसके मतलब होते हैं मेमोथ के। तो इसका अभी पूछ रहा है जिद, एंटोनियम पूछ रहा है, तो इसका एंटोनियम क्या होगा, स्मॉल होगा, छोटा होगा। तो ये बड़े के सेंस में मेमोथ वर्ड, बड़े के सेंस में बिग, ह्यूज, गेंट, बूनी। तो इसका एंटोनियम क्या बनेगा, स्मॉल बनेगा। ये भी इसका सिनोनियम है, ये भी इसका सिनोनियम है, ये इसका एंटोनियम होगा स्मॉल। तो ये भी काफी दफा आ चुका है, ये भी आपने ध्यान से और याद रखना है, मेमोथ वर्ड। इलास्टिक तो आपको पता है, इलास्टिक का जिद क्या होता है, रिजिड होता है। यह भी वैसे काफी दफा आया है, बट ये सिंपली क्योंकि हम केमिस्ट्री में, बायोलॉजीज में, फिजिक्स में छोटी क्लासेस में भी पढ़ के आए इलास्टिक और रिजिड। ठीक है, तो ये आपको वैसे भी याद होगा जब भी आ जाएगा इसका जिद। तो इलास्टिक का जिद क्या होता है, रिजिड होता है। बस ये इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं करते। और कोई, द एंटोनियम ऑफ स्कोरिलियस। स्कोरिलियस वर्ड का क्या मतलब होता है, जो वेरी बैड करेक्टर हो, अब्यूसिव हो, गालम गलोच करता हो, ठीक है, अब्यूसिव के सेंस में। ये नेगेटिव वर्ड है स्कोरिलियस, ठीक है, तो ये नेगेटिव है, ये भी काफी दफा एसपीएससी में आया है। तो ये आपने थोड़ा सा जहन में बिठाना है। स्कोरिलियस का क्या मतलब होता है, नेगेटिव। आप समझ लें कि ये नेगेटिव है, इसके ऑप्शन जो होंगे नेगेटिव होंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है
अब्यूसिव इस सेंस में है ये। तो इसका जिद क्या होगा, जिद इसका होगा डिसेंट। डिसेंट होगा बहुत ही। तो डिसेंट वो होते हैं जो बहुत ही पढ़े लिखे, कम बोलते हैं, गालम गलोच नहीं करते, ठीक है, तो इसका ये जिद बनता है। तो इसका मतलब क्या है, स्कोरिलस का अब्यूसिव के सेंस में, ये पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है, तो इसका जिद पूछा है, जिद डिसेंट होगा। लास्ट एंटोनियम आज का करते हैं, द एंटोनियम ऑफ टेसिटर्न। टेसिटर्न का क्या मतलब होता है, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये काफी दफा इसका मतलब भी पूछा गया है। टेसिटर्न का मतलब होता है साइलेंट। क्या होता है, बहुत ही खामोश के सेंस में, साइलेंट हो, जो चुप चुप हो, खामोश हो, ठीक है। तो साइलेंट वर्ड आपने जहन में बिठाना है टेसिटर्न का। तो इसका भी पूछ रहा है जिद, जिद क्या होगा, ये साइलेंट, तो डी ऑप्शन में इसका मतलब दे दिया है इसने। जिद इसका होगा गार्लुअस। गार्लुअस का मतलब क्या होता है, जो वर्बोस होते हैं, इसका एक वर्ड ये भी आपने याद रखना है, वर्बोस, जो बहुत ज्यादा बातूने होते हैं, बोलते हैं। कुछ लोग आपको मिलेंगे जो आपको बात नहीं करने देंगे, सिर्फ अपनी बात करेंगे। तो उस सेंस में होता है ये गार्लुअस, जिसका मतलब होता है वर्बोस, या इसको लुकेशियस भी कहा जाता है। लुकेशियस भी कहा जाता है इसको, जो है ना, गार्लुअस को। तो ये क्या होते हैं, जो बहुत ही बातूनी होते हैं, वर्बोस होते हैं, बहुत ही ज्यादा बोलते हैं। तो टेसिटर्न का मतलब होता है खामोश के सेंस में, साइलेंट के सेंस में। तो इसका एंटोनिम क्या बनेगा, गार्लुअस। गार्लुअस का क्या मतलब होता है, जो बहुत ही ज्यादा बोलते हैं। तो ये यहाँ तक आज के एंटोनिम्स हमने किए। कुछ सिनोनिम्स भी करते हैं जाहिर है अभी। यहाँ तक हमने किए थे सिनोनिम्स। अबेट वर्ड भी आपने याद रखना है, अबेट का भी मतलब होता है डिक्रीज, ठीक है। अबेट का मतलब क्या होता है, डिक्रीज। डिक्रीज हो, डेमिनिश हो, कोई चीज कम हो रही है, तो उस सेंस में होता है, तो ये डेमिनिश है। इसका उल्टा फिर क्या होगा, ये ऑप्शन डी में इंक्रीज होगा, एंटोनियम। तो सेनोनियम अभी हम कर रहे हैं, ये सेनोनियम से, ठीक है। तो अबेट का मतलब होता है डिक्रीज, डेमिनिश। केजोल वर्ड आपने याद रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, केजोल। काफी दफा आ चुका है, काफी, ये सीएसएस लेवल में भी आ चुका है। केजोल, केजोल का मतलब होता है फ्लैटरी। फ्लैटरी बोला जाता है चापलूसी करने को, ठीक है। क्या, किसको बोला जाता है, फ्लैटरी, चापलूसी करने को, जो बिला वजह किसी की तारीफ करते हैं, उसे हम कहते हैं ना चापलूसी वगैरह। तो उसे कहा जाता है फ्लैटरी, केजोल, या इसका एक वर्ड आपने याद रखना है, वीडल। वीडल वर्ड भी इसको किसे कहा जाता है, फ्लैटरी को कहा जाता है। ब्लेंडिशमेंट, बट ये ब्लेंडिशमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के हवाले से, बट बता देता हूँ। बूट लिकिंग भी कहा जाता है चापलूसी को, बूट लिकिंग, ठीक है। तो ये सारे चापलूसी के सेंस में ये तीन चार इसके इंपॉर्टेंट हैं, केजोल, फ्लैटरी, वीडल। वीडल, इन सब का क्या मतलब होता है, चापलूसी करना, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, केजोल और वीडल ये पेपर में आते हैं। इन दोनों का क्या मतलब होता है, फ्लैटरी करना होता है। सही है, ये आपने, ये सिनोनिम्स बता रहा हूँ। हर्मेटिक का क्या मतलब होता है, ये भी काफी दफा एसपीएस में आया है, ये क्या है, ये भी सिनोनिम्स है। हेरमेटिक, हेरमेटिक का मतलब होता है जो चीज कंटेनर वगैरह में बंद हो, क्लोज्ड हो, एयर टाइड हो, ठीक है। कंटेनर्स वगैरह में कोई चीज होती है तो वो उसको पूरा ढक्कन वगैरह दे देते हैं ना, तो एयर टाइट होती है, उसमें एयर वगैरह नहीं आती है, ठीक है। तो उस सेंस में ये यूज होता है, बस आपका ये वर्ड इसका जहन में बिठाना है, एयर टाइट। हर्मेटिक अगर कभी भी रिपीट हो जाता है। शाम, शाम वर्ड का क्या मतलब होता है, जो चीज फेक हो, फेब्रिकेटेड हो, ठीक है, उस सेंस में ये यूज किया जाता है। फेब्रिकेटेड हो, फेक हो, उस सेंस में ये यूज होता है। फाल्स के सेंस में तो ये भी नेगेटिव वर्ड है, शाम इसकी प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, और ये भी आ सकता है पेपर में। केमियो, केमियो वर्ड का क्या मतलब होता है, माइनर रोल। ये मूवीज वगैरह के में आप देखते हैं तो ये किसी का केमियो होता है। तो केमियो का क्या मतलब होता है, माइनर रोल, छोटा सा रोल होता है किसी का। स्क्रम टीएस, स्क्रम टीएस का क्या मतलब होता है, जो चीज वेरी टेस्टी हो, ठीक है, डिलीशियस हो, ये फूड वगैरह के सेंस में, स्क्रम टीएस।
तो ये भी वर्ड आपने थोड़ा सा जहन में बिठाना है। स्क्रम्टियस का क्या मतलब होता है? टेस्टियो डिलिशियसो। ये देखें आ गया ना, वीडल। वीडल वर्ड का भी क्या मतलब होता है? फ्लैटरी होता है। बट फ्लैटरी देखो ऑप्शन में नहीं है, केजोल है। क्योंकि ऊपर आपको बताया केजोल का भी क्या मतलब होता है। केजोल का भी मतलब होता है फ्लैटरी करना। ठीक है, चापलूसी करना। तो वीडल और केजोल आपने दोनों याद रखने हैं। ये किसके मतलब होते हैं? फ्लैटरी के इनका मतलब होता है चापलूसी वगैरह करना। लास्ट सिनोनिम्स करते हैं, वो है केनी। केनी का क्या मतलब होता है? जो बहुत ही चालाक हो। ठीक है, क्या हो? बहुत ही चालाक हो। तो उस सेंस में क्या यूज होता है? क्लेवर हो। ठीक है, ये आपने याद रखना है, केनी वर्ड। केनी का क्या मतलब होता है? चालाक हो। उर्दू में लिख देता हूँ, चालाक। ठीक है। तो फॉक्सी भी इसको कहा जाता है, फोक्साइन। जो लोमड़ी की तरह होशियार हो, सही है। तो केनी का मतलब क्या होता है? चालाक। तो ये भी आपने याद रखना है, ये भी क्या है? सिनोनियम है। तो यहां तक करते हैं ये सिनोनियम एंटोनियम्स। फिर हम चलते हैं इडियम्स की तरफ। इडियम्स हमने किए थे, ये हो गया था ना, यहां तक आई थिंक किया था। आज का जो इडियम है वो है गिव कोल्ड शोल्डर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इडियम है ये भी। आप एसपीएस में वन पेपर्स में काफी दफा आया है। ब्रेक अ लेग तक किया था। अच्छा, ये नहीं किए हैं तीनों। चलो, और यहां से नहीं है। अबेजमेंट्स पोर्शन। अबेजमेंट्स पोर्शन का क्या मतलब होता है? लार्ज पोर्शन। कोई चीज लार्ज क्वांटिटी में, ज्यादा क्वांटिटी में हो, उसको कहा जाता है बेजमेंट्स पोर्शन। ठीक है, यहां से आपने ये याद रखना है। और जो है ना, टू पोर आयल ऑन ट्रबल वाटर। तो इसका क्या मतलब होता है? टू मेक पीस ऑन डिस्प्यूट। कोई लड़ाई वगैरह के बाद कोई पीस, सुलह कर देना। उस सेंस में ये इडियम होता है, टू पोर आयल ऑन ट्रबल्ड वाटर। के जो है ना, उसके लिए यूज। इसमें ये नहीं समझना कि सिचुएशन को और खराब करना। आपको लगेगा कि ये इस सेंस में है, बट आपने याद रखना है कि किसी लड़ाई या डिस्प्यूट के बाद सुलह करने के सेंस में ये यूज होता है, टू पोर आयल ऑन ट्रबल वाटर। ये इंपॉर्टेंट है, काफी दफा एसपीएससी में आया है। इसको मैं जो है ना स्टार लगा रहा हूं। गिव कोल्ड शोल्डर। गिव कोल्ड शोल्डर का मतलब होता है इग्नोर समवन, किसी को इग्नोर करना। सही है, गिव कोल्ड शोल्डर। दूसरा इसके साथ आपने याद रखना है, जो है ना, सिटिंग लाइक डक। सिटिंग लाइक डक। जब भी, ये भी दोनों इडियम वेरी इंपॉर्टेंट है। डक, सही है, जो डक पोल्ट्री में हमने देखी थी। सेटिंग लाइक डक का भी क्या मतलब होता है? कि किसी को इग्नोर करना। ये दो इडियम्स आपने याद रखने हैं, एक गिव कोल्ड शोल्डर और दूसरा सिटिंग लाइक डक। इन दोनों का मतलब होता है इग्नोर समवन, और दोनों ही एसपीएससी में काफी दफा है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। दूसरा, ब्रेक द आइस। ये तो डेली कन्वर्सेशन में भी यूज होता है। ब्रेक द आइस का क्या मतलब होता है? टू स्टार्ट टॉकिंग। कुछ बंदे होते हैं पार्टी में, ग्रुप में बैठे होते हैं, सब खामोश होते हैं, कोई ऐसे कोई बात करता है, फिर वहां से हमारी बात शुरू हो जाती है, एक कन्वर्सेशन शुरू हो जाती है, डिस्कशन शुरू हो जाती है। तो वो क्या करता है? आइस को ब्रेक करता है। तो ब्रेक द आइस का क्या मतलब होता है? टॉकिंग, कन्वर्सेशन को स्टार्ट करना। ठीक है, यहाँ तो इसमें आपको लगेगा, ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट टॉकिंग या स्टार्ट कन्वर्सेशन। इस सेंस में आपको ऑप्शन जरूर मिल जाएगा। तो इसमें आपने सिंपली याद रखना है कि बात वगैरह को स्टार्ट करने के सेंस में ये एडीएम यूज होता है, ब्रेक द आइस। तो ये आपने याद रखना है। ब्रेक द ले का क्या मतलब होता है? गुड लक। और ब्रेक द आइस का क्या मतलब होता है? कि कन्वर्सेशन वगैरह को स्टार्ट करना। बरी द हेचेट। इस इडियम का क्या मतलब होता है? बरी द हेचेट का भी मतलब होता है टू एंड द कन्फ्लिक्ट एंड बिकम फ्रेंडली। मतलब लड़ाई झगड़े वगैरह खत्म करके आपस में सुलह करना, दोस्त बन जाना। तो उस सेंस में ये इडियम यूज होता है, बरी द हेचेट। ये भी आपने याद रखना है। बरी द हेचेट का क्या मतलब होता है? कि ये लड़ाई वगैरह को दफना देना, कन्फ्लिक्ट को खत्म करके फिर से फ्रेंडली बन जाना। एट द 11th आवर। एट द 11th आवर का क्या मतलब होता है? एट द लास्ट मोमेंट।
कि आखिरी चंद मिनटों में, चंद सेकंड्स में जो चीज होती है, एक डेडलाइन होती है, जैसे हमारी असाइनमेंट की है फॉर सपोज के भाई 9 बजे दो, तो कोई अगर मुझे जो है ना 8 जो है ना 55 पे भेजता है, तो ये क्या है, एट द 11th आवर है, तो बस लास्ट मोमेंट से उसमें अगर उसने सबमिट की, तो उसके लिए मैं ये ईडीएम यूज कर सकता हूँ, एट द 11th आवर। तो ये आपने याद रखना है। बेड ऑफ थॉर्न्स का क्या मतलब होता है? बेड ऑफ थॉर्न्स का मतलब होता है फुल ऑफ डिफिकल्टीज, मुश्किलों से भरा हुआ। बेड ऑफ थॉर्न्स, ये भी आपने याद रखना है। बेड ऑफ थॉर्न्स मीन्स फुल ऑफ डिफिकल्टीज। तो आज हमने ये तीन चार इडियम्स किए जो वेरी इंपॉर्टेंट थे। फिर हम करते हैं लास्ट में हमारे फ्रेजल वर्ब्स, ये हुए थे ब्रेक डाउन, हमने कर लिया था। टेक ऑफ, टेक ऑफ के दो मतलब होते हैं। एक तो ये प्लेन वगैरह के यूज में होता है कि भाई प्लेन ने टेक ऑफ कर दिया। दूसरा इसका सेंस होता है टू रिमूव समथिंग, कोई चीज रिमूव हो जाना। ठीक है, जैसे प्लीज टेक ऑफ योर कोट बिफोर एंटरिंग द रूम, कि अपना जो आपको कोट वगैरह पहना हुआ है उसको उतारो, रिमूव करो, फिर रूम में एंटर हो जाओ। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे पेपर के लिए। टर्न डाउन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। टर्न डाउन का क्या मतलब होता है? रिजेक्ट करना किसी प्रपोजल वगैरह को। कोई चीज आपने अगर किसी यहाँ पे किसी जगह पे सीवी वगैरह भेजिए, तो वहां पे अगर कोई आपको मैसेज आता है, मेल आता है, उन्होंने लिखा हुआ है कि टर्न डाउन, के जो है ना इस सेंस में अगर आप उन्होंने जुमला लिखा हुआ है तो आपने समझना है टर्न डाउन का क्या मतलब होता है, कि उन्होंने रिजेक्ट किया है। ठीक, टर्न डाउन ये भी अच्छा फ्रेजल वर्ब है जो आपने इसका मतलब समझना है। टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट करना। कीप ऑन का क्या मतलब होता है? ये तो हम यूज करते रहते हैं, टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग, जो चीज आप कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करें। ही कीप्ट ऑन स्टडिंग अंटिल ही मास्टर्ड एवरी टॉपिक। फॉल थ्रो, ये अच्छा फ्रेजल वर्ब है, इसका भी मतलब आ सकता है। इसका मतलब होता है अनसक्सेसफुल, कि कोई बंदा फेल हो गया, अनसक्सेसफुल हो गया किसी भी चीज में, तो उसके लिए ये यूज होता है फॉल थ्रो। ठीक है। ये क्या है? गेट रिड ऑफ मीन्स टू रिमूव समथिंग अनवांटेड, कोई चीज अनवांटेड है उसको रिमूव करना, गेट रिड। और हमेशा याद रखना ये एक पूरा फ्रेजल वर्ब है। कभी कभी ये आधे आधे में दे देते हैं कि गेट रिड दे के आपसे कहेंगे कि इसके साथ प्रेपोजिशन कौन सी आएगी। ये कंप्लीट एक फ्रेजल वर्ब है। गेट रिड ऑफ कंप्लीट है। तीनों वर्ड्स का क्या मतलब होता है? कि अनवांटेड चीज को रिमूव करना। यू शुड गेट रिड ऑफ दीज एक्सपायर्ड मेडिसन, कि ये जो एक्सपायर्ड मेडिसन है इनको रिमूव करो, यहाँ से फेंको या जो है ना बाहर निकालो। तो ये क्या कर रहे हैं, हम इसको रिमूव कर रहे हैं, गेट रिड ऑफ। तो ये आपने याद रखना है। ये कुछ फ्रेजल वर्ब्स थे, 2 मिनट हैं। लास्ट हमारी चीज रहती है वो है प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस तो वैसे भी ये देखो ना, हमने यहाँ पे किया था ये, ब्रेड इज मेड फ्रॉम व्हीट, क्योंकि मैंने बताया था अभी ब्रेड को आप व्हीट में दोबारा कन्वर्ट नहीं कर सकते। और टेबल इज मेड ऑफ वुड, टेबल को आप वुड में अभी कन्वर्ट फिर भी कर सकते हैं क्योंकि ये ओरिजिनल मटेरियल में सेम रहता है। आज हम जो प्रेपोजिशन दूसरी सीखते हैं वो है बिलीव। बिलीव के साथ आपने हमेशा याद रखना है इन प्रेपोजिशन लगाई जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन है। द यूथ शुड बिलीव डैश डैश गॉड, के जो यूथ है वो खुदा पे भरोसा रखती है, यकीन रखती है। तो आपको लगेगा कि ते का सेंस है, से का सेंस है, हम इस पे आन लगाएं, कि बिलीव ऑन गॉड, कभी भी नहीं लगाना है आन, बहुत ही गलत यूजेज है। बिलीव हो जाए, फेथ हो जाए, यकीन के सेंस में हमेशा हमेशा प्रेपोजिशन इन लगाई जाती है। ठीक है, द यूथ शुड बिलीव इन गॉड। आपको बोलने में अच्छा लगे या ना लगे, ये ग्रामर का रूल है, आपने ये समझना है। बिलीव वर्ड जब भी आ जाए इनके साथ इन प्रेपोजिशन लगाई जाती है। चलो देखो, ये मैंने अभी आपको देख फ्रेजल वर्ब में बताया ना, टेक दिस मेडिसन रेगुलरली एंड यू विल गेट रिड डैश डैश दिस डिजीज। बताया ना आपको कि गेट रिड ऑफ होता है। ये आपको कभी कभी इस तरीके फॉर्म में भी एरर दे देता है, गेट रिड ऑफ होता है कि किसी चीज से छुटकारा पाना, अनवांटेड चीज से।
कि वो आप ये मेडिसिन रेगुलर ले रहे हैं, आप इस डिजीज से छुटकारा पा लेंगे, तो गेट रिड ऑफ होता है, ये कंप्लीट है। ये खुद बीच में कभी कभी एग्जामिनर रिड तक रखता है, ऑफ की प्रेपोजिशन पूछता है। एडजस्ट के साथ हमेशा विथ प्रेपोजिशन आती है। शी ट्राइज टू एडजस्ट डैश डैश हर रिलेशंस, कि वो उस रिलेशन में एडजस्ट होना चाहती है, ठीक है, कोशिश कर रही। तो एडजस्ट का मतलब है विथ। ये पार्ट अभी समझा है ना, द मदर पार्टेड डैश डैश हर मैरिड डाटर इन सारो, कि जो माँ है वो अपनी जो बेटी से जिसकी अभी शादी हुई है उनको जो है ना सारो में उससे वो जुदा हुई। तो जो वो मदर है वो किससे जुदा हो रही है, डाटर से जुदा हो रही है। तो डाटर क्या है, पर्सन है, तो पर्सन है तो बताया ना, पर्सन से अगर कोई जुदा हो रहा है तो फ्राम लगाई जाएगी। ठीक है। पार्ट फ्राम सेपरेट पर्सन, पार्ट विथ सेपरेट थिंग्स। अब माइजर के नॉट पार्ट विथ हेल्थ, ये हमने जुमला भी देखा था वहां पे। तो ये प्रेपोजिशंस हमने पहले भी किए हैं कुछ, तो यहाँ पे भी अभी लेस देन 1 मिनट है, यहाँ तक क्लास करते हैं इंग्लिश की। तो आई होप के चीजें क्लियर हुई होंगी थोड़ी।